वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जून के जो भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स है, वो सारे करंट अफेयर्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 1, साइंस बिहाइंड राइट एसी टेम्परेचर। देखो, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है कि एसी का टेम्परेचर जो है वो मिनिमम एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मैक्सिमम आप 28 तक लेके जा पाओगे। अभी आप एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस भी रखते हो कहीं कहीं पे। तो ये टेम्परेचर को बढ़ाया क्यों जा रहा है, टेम्परेचर का लिमिट क्यों सेट किया जा रहा है, ये कैसे हमारे काम आएगा? साइंस एंड टेक और साथ साथ इन्वायरमेंट दोनों सब्जेक्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सेकंड टॉपिक इज इंडिया स्लिप्स टू 131st पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जो भी नियरेस्ट मेंस आ रहा है, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए भी कोई भी इंडेक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स, आसाम्स नेग्लेक्ट इन रेलवे डेवलपमेंट बैकग्राउंड। तो जीएस पेपर 3 रेलवे से रिलेटेड और आसाम स्पेसिफिक एपीएससी पेपर जो होता है जीएस पेपर 5 उससे रिलेटेड, ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइंस बिहाइंड राइट एसी टेम्परेचर। राइट एसी टेम्परेचर क्या होगा? वैसे तो गवर्नमेंट पहले सेट करने वाली थी कि 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नीचे कम नहीं किया जा सकेगा, और 24 डिग्री को आइडियल टेम्परेचर मानते हैं कि हाँ, आप 24 डिग्री पे अपना एसी को सेट करो और सो। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने सोचा कि फिर 24 पे बहुत लोगों को दिक्कत होने लगेगी, तो उसको 20 तक करने वाले हैं कि आप 20 डिग्री से ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं कर पाओगे और 20 से 28 के बीच में ही रख पाओगे। 20 से आप 19 नहीं कर सकते हो, 18 नहीं कर सकते हो, 17 16 आप नहीं कर पाओगे, मिनिमम से मिनिमम 20 कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपके पास पुराने एसी हैं जिसमें 18 16 होता है, वहां पे गवर्नमेंट आके कुछ चेंज करने वाली है, वहां चेंजेस नहीं करने वाली है। जो नए एसी लगेंगे, जो नए एसी आएंगे, उनके लिए ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा कि वहां 20 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं हो, 28 से ज़्यादा भी नहीं हो। जितना टेम्परेचर आप कम करते हो, एसी जो है आपका उतना ही पावर कंज्यूम करता है ना? तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ता है आपका। और साथ साथ में अगर आप बहुत कम टेम्परेचर करके सोते हो तो क्या करके सोते हो? कंबल लेके सोते हो, ब्लैंकेट लेके सोते हो, उसका भी फायदा नहीं है। ठीक है, कई बार आप बीमार पड़ जाते हो, सुबह उठ के खांसने लगते हो, छींकने लगते हो। तो किसी भी दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं है, बट लोगों को आदत लग गई है कि हाँ, 18 कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। अब 16 करके सो गए, सो गए तो सो गए। अब उनको एक बना हुआ है कि नहीं नहीं, हमें तो 18 पे ही नींद आती है, तो वैसा नहीं चलने वाला है। उससे कहीं किसी का फायदा नहीं हो रहा। तो राइट एसी टेम्परेचर करके सोना है, बिजली का बिल भी आपका कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश के लिए बचेगा, पूरे वर्ल्ड के लिए बचेगा, और साथ साथ हेल्थ बेनिफिट बेस के होने वाले हैं। पॉलिसी कंसिडरेशन है, पॉलिसी को फिक्स किया जाएगा। पॉलिसी अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके लिए पॉलिसी बनाएगा। द पॉलिसी वुड अप्लाई टू न्यू एयर कंडीशनर यूनिट सोल्ड इन इंडिया, है ना? बीट द हीट द स्मार्ट वे। स्मार्ट वे आपको बीट द हीट करना है। आइडियल एसी टेम्परेचर आप 24 से 26 डिग्री के बीच में करके रखो। जस्ट 1 डिग्री का चेंज बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज जो होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी में अंतर लेके आता है। अब एसी से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड होते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कि एसी का एफिशिएंसी कितना है। एसीज हैव रेटिंग लाइक सीर। सीर मतलब सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, और ईर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। हायर रेटिंग मींस द एसी यूज लेस पावर। 4 स्टार, 5 स्टार, है ना? 5 स्टार एसी हो गया मतलब एसी पावर कम कंज्यूम करेगा। 4 स्टार हो गया मतलब 5 स्टार से थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेगा। 3 स्टार मतलब थोड़ा और ज्यादा कंज्यूम करेगा। 1 स्टार 2 स्टार तो फिर वर्स्ट कैटेगरी में आने लगते हैं। तो अगर आप अपने घर के लिए एसी ले रहे हो, है ना, तो कोशिश करो आप 5 स्टार या 4 स्टार ही एसी खरीद के ले जाओ, या फिर 3 स्टार, वर्स्ट केस में आप 3 स्टार लेके जाओ। 3 स्टार से नीचे तो नहीं लेके जाओ, क्योंकि फिर वो आपका फायदा नहीं होगा। अगर 2-5 हजार आप यहाँ पे बचा रहे हो, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है जो हर महीने आपको पे करना है। दूसरा होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो आजकल बहुत सारे एसीज में आ रहा है। हाँ, उसके लिए आपको इनिशियली 5 to 10,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, बट इससे भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग काफ़ी होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या करता है? इन्वर्टर कंप्रेशर का यूज़ करता है। जो फैन का स्पीड है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। जब रूम टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होने लगता है तो फैन के स्पीड को अपने आप कम कर लेगा। जब गर्म होने लगेगा तो फिर फैन का स्पीड को अपने आप ज़्यादा कर लेगा। आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता है, जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले नहीं है उसमें आपने जो फैन का स्पीड सेट किया उसी हिसाब से चलता रहेगा। रूम ज़्यादा ठंडा भी हो गया तभी उसी हिसाब से चलता रहेगा। आपको मैनुअली चेंज करना पड़ता है। मैनुअली चेंज करोगे, कभी भूल गए तो फिर आपका एनर्जी जो है इसमें सेव नहीं होता है। तीसरा, एसी जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। कई बार आपको गर्मी इस वजह से नहीं लगती है कि बहुत ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा बादल है, ऐसा बारिश बारिश का मौसम हो रखा होता है, तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब H2O जो है वो एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है
परसेंटेज वाइज तो आपको बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी फील होती है ना। 70%, 80%, 90% ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाता है, जैसे ही ये 90 से 100% सैचुरेट होने लगता है, बारिश होना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में 40 से बिलो 40 भी इवन ह्यूमिडिटी रूम के अंदर रखने में, बारिश के टाइम में भी आपको बहुत गर्मी लगता है ना, रेनी सीजन में, तो आप एसी चला के सोते हो, तब आप टेम्परेचर ज़्यादा करके सो, 26 27 करके सो। आपका एसी का मेन काम क्या है? ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, है ना। ठीक है। कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी हर एसी जो है कूलिंग कैपेसिटी वाइज टन में बिकता है। टन, टन का मतलब ये नहीं है कि एसी उतना भारी है, वजन के हिसाब से नहीं बिकता है ना। 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी, ऐसे बिकता है एसी। टन में कूलिंग कैपेसिटी मेजर करते हैं एसी का, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस। 1 टन आइस को मेल्ट करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट जरूरी होगा, उसी के हिसाब से 24 घंटा में, उसके हिसाब से एसी को बेचा जाता है। एयर कंडीशन का वर्किंग कैसे होता है? एयर कंडीशन में इवेपोरेटर होता है ना, जो आपके घर के अंदर होता है, जिसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। कंप्रेसर होता है जो घर के बाहर होता है। अगर आप विंडो एसी लेते हो तो कंप्रेसर घर के बाहर लटका हुआ रहता है। अगर आप एक स्प्लिट एसी लेते हो तो एक बाहर सा कंप्रेसर आपके घर के बाहर छत पे या विंडो पे कहीं लटका हुआ बाहर रहता है। कंडेंसर होता है, कंडेंस करता है जो एयर को। ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व होता है, दिस पार्ट लोअर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, है ना। तो होता क्या है बेसिकली, कूलेंट होता है कंप्रेसर में, और वो कूल करके आपके घर के अंदर हवा को पहुंचाता है। और इवेपोरेटर जो आपके अंदर लगा होता है वो क्या करता है, अंदर से एक तरह से आप बोल सकते हो मॉइस्चर को और गर्म हवा को सक करके ऐसे पाइप के थ्रू बाहर निकालता है, और जो कंप्रेसर का जो एक तरह से फैन होता है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो पूरा बहुत डिटेल में हमें इसका वर्किंग कंडीशन जानने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग कंडीशन हमें बहुत बेसिक्स जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मेन चीज क्या है? रीजंस टू लिमिट एसी टेम्परेचर। एसी टेम्परेचर को क्यों कम करना है, क्या कम करना है? तो जितना, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये बताती है, सेटिंग एन एसी टू 24 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ ए लोअर सेटिंग कैन सेव 6% इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं तो 6% इलेक्ट्रिसिटी हमारा बचेगा। नेशनल इम्पैक्ट, इफ adopted widely this temperature setting could help India save 20 billion units of electricity annually। 20 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी एनुअली हम बचा पाएंगे। हमारा हेल्थ रिस्क जो होगा, बहुत सारे बूढ़े लोग, बच्चे लोग, है ना, या वैसे लोग जिनका थर्मो रेगुलेशन, थोड़ा सा गर्मी लगते ही उनको बीमारी हो जाती है, ठंडी लगते ही उनको जुकाम हो जाता है, जिनका थर्मो रेगुलेशन वीक है वो 18 डिग्री पे आप बीमार होने लग जाते हो। ग्लोबल स्टडीज भी यही बोलती हैं, जापान में, यूके में, न्यूजीलैंड में, कि थोड़ा सा गर्मी अगर है, स्लाइटली वार्म अगर इंडोर सेटिंग है तो ज़्यादा अच्छा है। आपके रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जिसमें आपका डायबिटीज आ जाता है, जिसमें हाइपरटेंशन आ जाता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। WHO बोलता है कि भाई घर के अंदर 18 से कम टेम्परेचर तो मत ही रखो, टेम्परेट क्लाइमेट में। वो भी अगर हम बात करें अर्थ का, है ना, बीच में इक्वेटर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ना, ऊपर का पोलर वाला एरिया छोड़ भी दो तो इधर जो टेम्परेट एरिया आता है वहां के लिए भी 18 से कम तो आप घर में मत ही रखो टेम्परेचर। थर्मल कंफर्ट स्टैंडर्ड गाइडलाइन लाइक ASHRAE 55 and ISO 7730 suggest optimal indoor temperature between 20 and 24 for lightly clothed people with adjustment based local climate and culture। ठीक है। तो उनके लिए भी 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अच्छा माना जाता है। तो अगर आप 24 डिग्री टेम्परेचर करके सोते हो तो दैट इज गुड, है ना। मैं मैक्सिमम टाइम 24 डिग्री टेम्परेचर करके ही सो रहा होता हूँ। अगर बाहर में ठंडी है, मतलब गर्मी, टेम्परेचर कम है बट ह्यूमिडिटी है, तो मैं इसको बढ़ा भी लेता हूँ, 26 भी करके सो रहा होता हूँ। अब रेगुलेशन की जरूरत क्यों है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेशन? लोअर एनर्जी कंजम्पशन, अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी तो एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। पीक पावर गर्मियों में जब अचानक से सब कोई एसी रेफ्रिजरेटर चलाने लगता है तो पावर का डिमांड बहुत ज्यादा हाई होने लगता है, पावर कट्स होने लगते हैं, वो कम हो जाएगा। लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। लोग वैसे भी अगर 20 से 28 के बीच खरीद के लाएंगे तो लोगों को लगेगा 24 पे ही सेट करके सोते हैं। इंडियाज एसी लोड प्रोजेक्शन जो है हमारा वो धीरे धीरे कम होगा। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम होगा। ग्लोबल एसी यूजेस ग्रोथ, 2 बिलियन एयर कंडीशनर वर्ल्ड वाइड ट्रिपल्ड, है ना, वर्ल्ड वाइड इतने एसी ट्रिपल्ड हुए हैं, वो कम होगा। Despite the growth in air conditioning, 43% of Asia Pacific population still lack access to adequate cooling। बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे घरों में अभी भी एडिक्वेट कूलिंग सॉल्यूशंस नहीं है ना। एसी है, चलो कहीं 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 पे आपने कूलर लगा लिया, बट मैक्सिमम जगह एडिक्वेट कूलिंग सॉल्यूशंस नहीं है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है।
सेकंड टॉपिक आता है इंडिया स्लिप्स टू 131st पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हम लोग 131st पोजीशन पे आ चुके हैं। 131st बहुत बेकार पोजीशन है ये। 131 कितने में? 148 कंट्री में। ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर मतलब मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है ना। देखो यहाँ मेल और फीमेल को एक तराजू पे आप रख दो और देखो कि फिर मेल और फीमेल में गैप कितना आ रहा है। ठीक है, और ये गैप, ग्लोबल जेंडर गैप निकालने वाला जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हर साल ये काम करता है, हर साल रैंकिंग निकालता है। हमारा लास्ट ईयर रैंकिंग 129 था, इस साल हमारा रैंकिंग 131 हो गया है ना। और रैंकिंग कैसे निकालता है? ये मेन और वुमेन को कंपेयर करता है। 4 पैरामीटर्स में मेन एंड वुमेन को कंपेयर करता है। एक पैरामीटर हो गया हेल्थ, कि हेल्थ वाइज मेन और वुमेन कैसे हैं किसी भी कंट्री में। इंडिया में होगा तो इंडिया का मेन और इंडिया का वुमेन ले लेगा। बांग्लादेश का होगा, बांग्लादेश का मेन बांग्लादेश का वुमेन ले लेगा। हेल्थ के अलावा, अब ऑब्वियस बात है, आप समझ गए, हेल्थ के अलावा दूसरा क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन मेन और वुमेन का कैसा है, लिटरेसी कैसा है, हायर एजुकेशन कैसा है, इसमें मेन और वुमेन को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसी मिल रही हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है ना, मेन और वुमेन को किस तरह से मिल रही हैं, उस पर ये कंपेयर करेगा। पॉलिटिकल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही हैं, उस पर कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अगर की पोस्ट पे हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो की पोस्ट पे अगर हमारे वुमेन रहती हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल रैंकिंग जो है हमारा अच्छा रहता है। इकोनॉमिक रैंकिंग हमारा खराब है, एजुकेशन रैंकिंग हमारा ओके है, हेल्थ रैंकिंग हमारा खराब है, इकोनॉमिक रैंकिंग हमारा बहुत खराब चलता है कई बार। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज के लिए ये रैंकिंग निकलती है, जेंडर गैप में आप कहाँ पे चल रहे हो, है ना, और उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये कंट्री का यही काम है, WEF का यही काम है। हेल्थ एजुकेशन आप खुद से सोचो, पॉलिटिकल रैंकिंग हमारी ठीक ठीक है ना, बहुत खराब नहीं है। हाँ, रिसेंटली थोड़ा कम हुआ है हमारा पॉलिटिकल, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम हुआ है, बट फिर भी पॉलिटिकल रैंकिंग में हम ठीक ठीक काम करते हैं। अभी हमने रिजर्वेशन दिया है 33% वीमेन को, तो रिजर्वेशन देने से फायदा नहीं होगा। रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कब होगा? 2026-27 के बाद होगा, मे बी जब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होगा 2029, तब ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा, तब हमारी पॉलिटिकल रैंकिंग वुमेन को लेके अचानक से इंप्रूव हो जाएगी। इकोनॉमिक रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, एजुकेशन हेल्थ रैंकिंग इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, बट अभी हमारा रैंक जो है खराब हुआ है ना। टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 10 कंट्री में सबसे ऊपर आइसलैंड आता है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इनका अलग चलता है ना। हैप्पीनेस हो, जेंडर गैप हो, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, इन्हीं को टॉप करना है। इन लोग अपना लिखवा के बैठा है कि देखो भाई टॉप तो हम ही लोगों को करना है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिर आता है इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया एंड इट्स नेबर में देखो, बांग्लादेश का रैंक देख के सरप्राइज हो जाओ एक बार। ठीक है, 24 रैंक, मतलब वहां पे जेंडर गैप कम है, मेन और वुमेन के बीच में जो गैप है वो काफी कम है। भूटान में देखो बेटर है इंडिया से, नेपाल, श्रीलंका सब इंडिया से बेटर है, इंडिया यहाँ पे आ रहा है। इंडिया से पीछे दो और कंट्री है, मालदीव्स और पाकिस्तान। ठीक है, मालदीव्स और पाकिस्तान जो है इंडिया में कम आएंगे। एनुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है, 4 डायमेंशंस को मेजर करता है। स्कोरिंग मेथड 0 से 1 के बीच का स्केल देता है। ग्लोबल कवरेज 148 कंट्रीज को ही उसने इस साल कवर किया है। एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये 4 जो पैरामीटर हैं वो लेके चलता है। अभी 2025 की बात करो, ओवरऑल रैंकिंग हमारी 131 रही, पिछले साल 129 थी। स्कोर हमारा 64.1 रहा, तो स्कोर हमारा एमंग लोएस्ट रहा साउथ एशिया में, है ना। हमसे नीचे कौन है? हमसे नीचे पाकिस्तान ही है, मालदीव ही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में इंडिया का परसेंटेज 40.7 है, जो कि इंप्रूव हुआ है, पहले हमारा 29.9 था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमारा हाईएस्ट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वुमेन का रोल जो है वो काफी बढ़ रहा है। एजुकेशन में काफी बढ़ा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट में डिक्लाइन हुआ है। लास्ट पार्लियामेंट में हमारी वुमेन जो थी 14.7% थे, अभी 13.8 है, बट वो ठीक है। 2029 के बाद तो ये इंप्रूव हो जाएगा और काफी इंप्रूव हो जाएगा, जब 33% पोजीशन जो है वुमेन ही होल्ड किया करेंगे। ग्लोबल ट्रेंड एंड सिग्निफिकेंस क्या है? बांग्लादेश हाईएस्ट है साउथ एशिया के अंदर, है ना, अपने पड़ोसी मुल्कों के अंदर। ग्लोबल प्रोग्रेस, द ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप हैज नैरोड टू 68.8, मार्किंग द बेस्ट प्रोग्रेस सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक। बेस्ट प्रोग्रेस है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से। अगर हम करंट पेस की बात करें तो 123 ईयर लगेगा इंडिया में फुल जेंडर पैरिटी को अचीव करने के लिए। वर्ल्ड वाइड भी बात की जा रही है। टॉप रैंक इज रिटेन बाय आइसलैंड फॉर द 16th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 16 साल से, है ना, वो संजय दत्त का डायलॉग याद होगा मुन्ना भाई MBS का, तो अपने को तो टॉप करने की आदत लग गई रही है रे सर्किट। तो वही आइसलैंड का वही हाल है, इनको टॉप करने की आदत लगी हुई है।
Leadership gap. Although women make up 41.2% of the global workforce, they occupy only 28.8% of leadership role. Women को सिर्फ 28.8% ऑफ लीडरशिप रोल मिलता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं. फाउंडेशन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेशन क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में फाउंड किया गया था. क्लॉस शवाब ने इनको क्या किया था? फाउंड किया था. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. ग्लोबल डेवलपमेंट है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है. बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालती है, मीटिंग्स करती है. ठीक है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. इसका मेन काम क्या है? पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ाना, गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना. दावोस में हर साल जनवरी में ये समिट कराती है. वर्ल्ड के लीडर्स, मोदी जी भी यहाँ जा चुके हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वही जा चुके हैं. की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्क, सोशल मोबिलिटी, इकोनॉमिक इशूज, सब पे रिपोर्ट पब्लिश करता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेजर रिपोर्ट्स क्या हैं? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. दीज रिपोर्ट प्रोवाइड क्रिटिकल डेटा एंड पॉलिसी इंसाइट. हर कंट्री को इसमें डेटा मिलता है, इंसाइट मिलता है कि क्या क्या कदम उनको उठाने चाहिए. तो ये सारा काम WEF करता रहता है. थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज असम्स नेग्लेक्ट इन रेलवे डेवलपमेंट. असम का इतना नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है रेलवे के डेवलपमेंट में? ठीक है, तो आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक्स में भी यूज कर पाओगे. अब नेग्लेक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखो, बहुत सारी जो रूट्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, है ना. क्या क्या हाइलाइट्स की इश्यूज, क्या क्या हाइलाइट्स किए गए हैं? पहले तो इंडिफरेंस. असम इज नॉट रिसीविंग एडिक्वेट फोकस कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, है ना. जैसे जम्मू कश्मीर और बाकी जगह जो काम हो रहा है वो असम अभी रिसीव नहीं कर रहा है. डिलेड प्रोजेक्ट. सराईघाट रेल ब्रिज एंड लमडिंग ट्रैक डबलिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट. सराईघाट रेल ब्रिज को डबल किया जाए. लमडिंग ट्रैक जो है ना, लमडिंग ट्रैक जो आप गुवाहाटी से निकलते हो और ऐसे करके फिर घूम के आप पहुंचते हो जोरहाट में, तो लमडिंग ट्रैक को डबल करने की जरूरत है. सर्विस रिडक्शन. मल्टीपल इंटरसिटी ट्रेन एंड शटल सस्पेंडेड और डिसकंटिन्यूड. बहुत सारी इंटरसिटी ट्रेन डिसकंटिन्यू हो गई. गरीब लोग जो है, पुअर लोग जो हैं, उनका ट्रेन का सहारा होता है. वो आराम से 20 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये टिकट का प्राइस पे करके 20, 30, 40 रुपीज वो ट्रेन से, है ना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेते हैं. बसों में उनको 100-200 देना पड़ेगा, तो उनके लिए वो 50-60 रुपीज बहुत ज़्यादा मैटर करता है. प्राइवेट कुछ अपने लिए व्हीकल तो वो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे. पॉलिटिकल अपैथी. इलेक्टेड एमपीज का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रहा है रेलवे के डेवलपमेंट के नीड्स पे, ऐसा आसाम ट्रिब्यून कहता है. आसाम ट्रिब्यून को जो ऑथर है वो कहते हैं पॉलिटिकल अपैथी. ये कीवर्ड यूज किया जाता है, अपैथी. अपैथी का मतलब आपका ध्यान जा नहीं रहा है उस पर, है ना, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हो. तो हमारे जो एमपीज हैं, लोकल एमपीज, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न अभी रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं. द सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स द नारंगी पांडु शटल. अब नारंगी से पांडु शटल, नारंगी जो है आपका गुवाहाटी के अंदर आता है, नारंगी से पांडु फटाफट सिटी के बीच में ही अगर शटल चलते रहेगा तो लोग सिटी सिटी आराम से कन्वर्ट करते रहेंगे, है ना. एक एंड से दूसरे एंड तक सिटी को, गुवाहाटी को एक तरह से नारंगी पांडु शटल जोड़ने का काम करता है. सेवरल इंटरसिटी ट्रेन, डिब्रूगढ़, लेडो, डिब्रूगढ़, डिकारगांव, है ना. इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइक डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शताब्दी एंड अलीपुरद्वार कामाख्या इंटरसिटी हैव बीन डिसकंटिन्यूड, फर्दर रिड्यूसिंग कनेक्टिविटी ऑप्शन. Urban connectivity has declined despite population growth and expansion of urban areas, making daily commuting more difficult. Resident के लिए daily commuting और ज़्यादा difficult होते जा रहा है. अब challenges क्या है? असम का रेलवे डेवलपमेंट में क्या चैलेंज है? पुअर रेल कनेक्टिविटी है. रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो जाके इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, तो जाके इंटीग्रेशन बढ़ेगा, तो जाके मोबिलिटी बढ़ेगा पूरे असम में और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. The discontinued or inadequate services discourage passenger from relying on railways for transportation. अब ये डिसकंटिन्यू होगा, बार बार ट्रेन कैंसिल होगा, तो लोग रिलाई नहीं करेंगे कि हाँ रेलवे को लेना है कि नहीं लेना है. Absence of strategic planning for Assam railway needs has to led to operational inefficiency, है ना. ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी यहाँ पे हो जाती है ड्यू टू jurisdiction overlap between enough railway division. इंफ्रास्ट्रक्चर लैग बिहाइंड अदर रीजन. अदर रीजन के कंपैरिजन में सिंगल लाइन, है ना, नॉन इलेक्ट्रिफाइड जो ट्रैक्स हैं, यहाँ पे हमारे पास रेलवे का डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो करना पड़ेगा. वे फॉरवर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, डबलिंग किया जाए. डबलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है. डबलिंग से क्या होगा? रेल की स्पीड्स बढ़ पाएगी, है ना, फ्रीक्वेंट रेल जो है जा पाएंगी. सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है. एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा रिफॉर्म करने की जरूरत है. सेपरेट ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आसाम रेलवे जोन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. डिटैच आसाम अलीपुरद्वार कटिहार डिवीजन फ्रॉम मालेगांव हेडक्वार्टर.
मालेगांव हेडक्वार्टर से ये जो असम, अलीपुरद्वार और कटिहार का पूरा डिवीजन है उसको डिटैच किया जाए, जिससे कि असम पे जो थोड़ा फोकस है, असम रेलवेज पे फोकस है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। असम रेलवे नेग्लेक्ट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर इशू ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस पूरे इंडिया में कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रीजनल इम्बैलेंस बनता है, ये डिस्पैरिटी को थोड़ा शो करता है। हाईलाइट्स द नीड फॉर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और अटेंशन होना चाहिए। इंक्लूसिव पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, डिले अब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। असम का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस और ज़्यादा काउंटर हो पाएंगे। एड्रेसिंग दिस इशूज रिक्वायर पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल मतलब पॉलिटिकल जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, गवर्नमेंट है, उनको आगे आना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और सर्विसेज में भी। आई होप ये सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।